हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज शुरू करते हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। एक बात शुरू करने से पहले कि अगर आप अपनी क्वेरीज का इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यूट्यूब पे भले ही टाइम लग सकता है बट इंस्टाग्राम पे आपको क्विक रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो चैप्टर शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें इसमें कल्चर और ट्रेडिशंस कैसे चेंज हुए ये देखना है। तो 14th से 17th सेंचुरी के बीच यूरोप में कई टाउन्स और सिटीज बनने लगी और वहाँ के लोगों को लगने लगा कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, यानी सभ्य हैं। कई टाउन्स स्पेशली आर्ट और एजुकेशन के लिए फेमस हुए, जैसे वेनिस और रोम। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आते ही पढ़ाई का मटेरियल इजीली अवेलेबल हो गया। इसी टाइम के दौरान लोगों ने हिस्ट्री को मॉडर्न और मिडिवल में डिवाइड किया, यानी इसी टाइम से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत समझी जाती है। इसी टाइम से साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की करी और चर्च के पुराने तकियानुसी कानूनों को तोड़ा गया, कि जैसे चर्च बोलती थी कि अर्थ फ्लैट है, पर साइंस ने प्रूव कर दिया कि नहीं, अर्थ गोल है। तो इसीलिए यहाँ से हम बोलते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि रेनेसांस क्या है। ये टॉपिक आपको सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे चैनल का मोटो भी समझाएगा। तो रेनेसांस का एक्चुअल मतलब है रीबर्थ, यानी इस टाइम के बाद से एक मेजर चेंज आया ट्रेडिशंस और कल्चर में। लोग जागरूक हुए, उन्होंने सवाल पूछे, जवाब ढूंढे और खुद को एनलाइटन किया, यानी अपनी नॉलेज बढ़ाई। रेनेसांस पे जिसने सबसे ज्यादा जोर दिया था वो थे स्विस स्कॉलर जेकब बर्कहार्ड। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जेकब बर्कहार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल जो स्विट्जरलैंड में है वहां से थे। इनके गुरु थे जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंकिन। जेकब के हिसाब से हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं थी, बल्कि कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। अपनी किताब द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली में इन्होंने यही बताया कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स ने एक नए ह्यूमनिस्ट कल्चर की शुरुआत की इटली में 14th से 17th सेंचुरी के बीच। और ये मानते थे कि इस समय का इंसान अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और अपना विकास कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अब खुल के सोच सकता है, पहले के टाइम की तरह नहीं, जहाँ चर्च ने लोगों को दबा के रखा था, उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। ठीक। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे इटालियन सिटीज का नया निर्माण हुआ। रोमन एम्पायर के गिरते ही इटली पूरा बिखर गया, क्योंकि उसके बाद से ही फ्यूडल सिस्टम शुरू हो गया और चर्च के पास पावर आ गई। ईस्टर्न यूरोप बिजेंटाइन एम्पायर के अंडर आ गया और वेस्ट में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। तो इस समय इटली बहुत कमजोर और लाचार था। जब वेस्ट में इस्लामिक कल्चर और ईस्ट में बिजेंटाइन एम्पायर के बीच ट्रेड बढ़ा, तब इटालियन पोर्ट्स का डेवलपमेंट भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो बीच में बढ़ते थे और ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी थे। 12th सेंचुरी से जब मंगोल्स और चाइना के बीच ट्रेड शुरू हुआ सिल्क रूट के थ्रू, तब इटालियन सिटीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। ये एक देश की तरह नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट सिटीज़ की तरह काम करते थे, और इनमें वेनिस और फ्लोरेंस सबसे इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लोग फ्यूडलिज्म से बचने के लिए टाउन्स में भाग के आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्हें गुलामी से आज़ादी मिल जाती थी। इसलिए भी ये इटालियन सिटीज़ की डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्प्रेडिंग ह्यूमनिज्म। यूरोप में एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज़ इटली में पाई जाती थी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ या यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना। लॉयर्स और नोटरीज की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा था और उन्हें लिखा पढ़ी के लिए इन लोगों की ज़रूरत थी। फ्रांसिस्को पेट्रार्क की बदौलत लॉ काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। क्यों? क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सारी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक। ह्यूमनिज्म और रेनेसांस वाली टर्म 15th सेंचुरी में उन लोगों के लिए यूज होने लगी जो ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। इन्हें खुद की रिसर्च और डिस्कशन से डेवलप किया गया था। इन आइडियाज ने और कई यूनिवर्सिटीज को प्रेरित किया, स्पेशली पेट्रार्क के होम टाउन फ्लोरेंस की यूनिवर्सिटीज को। और 15th सेंचुरी तक फ्लोरेंस ट्रेड और एजुकेशन का सेंटर बन चुका था। इस टाइम पे शहर सिर्फ अपनी पैसों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों की वजह से भी जाने जाते थे। ऐसे ही फ्लोरेंस में दो लोग बहुत फेमस थे। एक तो दांते एलिगिरी, जो धर्म से रिलेटेड चीजें लिखते थे, और दूसरे ग्योटो, जो एक आर्टिस्ट थे और पेंटिंग्स करते थे। इसके बाद से ही
फ्लोरेंस पूरे इटली में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। रेनेसांस मैन वाली टर्म उस इंसान के लिए यूज करी जाती थी जिसके कई तरह की चीजें करनी आती थी और इसकी कई हॉबीज थी, क्योंकि जो लोग फेमस होते थे वो इसी टाइप के होते थे एंड एक ही इंसान में बहुत सारे टैलेंट होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब ह्यूमनिस्ट का मानना था कि रोमन एम्पायर के गिरने के बाद यूरोप का डिक्लाइन शुरू हो गया, जिसे उन्होंने डार्क एजेस कहा। 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक के टाइम को मिडिवल या मिडिल एज कहा गया और 15th सेंचुरी से मॉडर्न एज शुरू हुई। ये आपकी रेफरेंस के लिए टेबल दे रखा है, ये टेबल आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड फिलोसफी एंड अरब्स कंट्रीब्यूशन। तो यूरोप के मॉन्क्स और क्लर्जीमैन दोनों ही ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स के काम से काफ़ी वाकिफ थे और 14th सेंचुरी के आते आते ग्रीक लेखकों के काम जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल की राइटिंग्स सब जगह पढ़ी जाने लगी, क्योंकि अरब्स ने उन्हें ट्रांसलेट कर दिया था। ग्रीक्स ने भी अरब्स के कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था और ये मेजरली नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टेक्स्ट को स्टडी करते थे। 140 सीई में एल्मागेस्ट ऑफ प्लॉटमी नाम की ग्रीक बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, जो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड थी। इस टाइम दो लोगों को बहुत नॉलेजेबल समझा जाता था और वो थे इब्न सिना, जो कि एक अरब डॉक्टर थे और फिलोसोफर भी थे, और दूसरे थे अल राजी, जिन्होंने पूरा मेडिवल एनसाइक्लोपीडिया लिख दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। ह्यूमनिज्म सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही नहीं फैला, बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर की वजह से भी फैला। इटालियन मूर्तिकार ह्यूमन फिगर से काफी प्रेरित थे और डोनाटेलो की मूर्तियां बहुत लाइफ लाइक होती थी। इन आर्टिस्ट की साइंटिस्ट ने भी हेल्प करी थी और इन्हें प्रॉपर ह्यूमन स्ट्रक्चर समझाया था। आर्टिस्ट मेडिकल स्कूल जाके बोन स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे ताकि बेहतर मूर्तियां बना पाएं। यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल प्रोफेसर एंड्रियास वेसालियस ने पहली बार ह्यूमन बॉडी पे डिसेक्शन यानी एडवांस रिसर्च शुरू की और इसके बाद से एडवांस मेडिकल प्रैक्टिसेस शुरू हुई। अब ज्योमेट्री, फिजिक्स और एनाटॉमी यानी बायोलॉजी ने मिलके एक बहुत ही सुंदर चीज़ बना दी थी, जिसे रियलिज्म बोला गया, यानी मूर्तियों में जान डालने वाली बात। इसीलिए इसे बोला गया क्योंकि मूर्तियां बहुत सुंदर हो गई, तो इसे रियलिज्म बोला गया कि मूर्तियां एकदम जीवित लगती थी, इसीलिए रियलिज्म। अब आते हैं आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स पे। 15th सेंचुरी में पोप्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और उन्होंने रोम की स्टडी को प्रमोट किया। तो जो रोमन आर्किटेक्चर खत्म हो चुका था वो वापस रिवाइव होना शुरू हुआ। अमीर अमीर लोग और पोप्स ने ऐसे आर्किटेक्ट्स को बुलाया जो क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर को जानते थे। माइकल एंजेलो बोनारोटी उस टाइम पे बहुत मशहूर थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी जो आज तक बहुत पॉपुलर हैं। उसमें से एक थी द पीटा। ऐसे ही एक और आर्टिस्ट फेमस हुए थे, फिलिपो ब्रुनेलेशी। तो इस टाइम तक आर्टिस्ट अब इंडिविजुअली फेमस हो रहे थे और उनके नाम दूर दूर तक चल रहे थे। अब देखते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव हुई। यूरोपियंस को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आइडिया चाइनीज लोगों से मिला था जब वो ट्रेडिंग पर्पस से मंगोल गए थे। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी जर्मन के जोहानेस ग्यूटेनबर्ग ने और पहली बार में उन्होंने बाइबल की 150 कॉपीज यानी 150 कॉपीज प्रिंट की थी। प्रिंटेड बुक्स की वजह से स्टूडेंट्स को अब नोट्स इजीली अवेलेबल होने लगे और उन्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ा किसी और पे, और नॉलेज वाइडली अवेलेबल हो गई। लोगों के व्यूज जल्दी फैलने लगे और इन्हीं बुक्स की वजह से ह्यूमनिस्ट कल्चर इतनी ज़्यादा फैल गई क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों इजीली अवेलेबल थे। नेक्स्ट टॉपिक है द न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमनिस्ट कल्चर का मेन एम था इंसान को रिलीजन के कंट्रोल से मुक्त करना। हालांकि लोग थोड़े रिलीजियस रहे, लेकिन बाकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें जैसे पैसा और पावर की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगे थे। वेनिस के फ्रांसेस्को बारबारो ने वेल्थ के अट्रैक्शन का बचाव किया और कहा कि एक तरीके से पुण्य का काम है। उस टाइम इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि किसी से बात कैसे करनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। ह्यूमनिस्ट अक्सर इस बात पे जोर देते थे कि सिर्फ पैसे और पावर ही नहीं, बल्कि रिसोर्सेज से भी इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। मैकियावेली को लगता था कि सारे इंसान बुरे हैं और अपने मतलब के लिए अपना असली रूप दिखा सकते हैं, क्योंकि इंसानों के नीड्स का कोई अंत नहीं है। अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्पिरेशन ऑफ वुमेन। इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप के आइडियाज जो फैले थे
उनमें वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया था, यानी वुमेन को इंक्लूड नहीं करा, उनके लिए ये राइट्स नहीं थे। अमीर फैमिलीज के मेल्स ही सारे डिसीजंस लेते थे और बाहर की लाइफ एंजॉय करते थे। सिर्फ बेटों को पढ़ाया जाता था ताकि वो आगे जाके बिजनेस और फैमिली चला पाएं। फीमेल्स को फैमिली मैटर में कुछ बोलने नहीं दिया जाता था, जबकि शादी से जो दहेज मिलता था वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट होता था, फिर भी उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। जिन लड़की के पेरेंट्स दहेज नहीं इकट्ठा कर पाते थे, उनकी शादी नहीं हो पाती थी और उन्हें चर्च में नन्स बनने के लिए भेज दिया जाता था। औरतों को सिर्फ घर की देखभाल के नज़रिए से देखा जाता था। ये तो बात थी एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज की, यानी जो बहुत अमीर लोग थे। पर जब हम मिडिल क्लास मर्चेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ औरतें अपने हस्बैंड्स का बिजनेस में हाथ बटाती थीं और जब उनके हस्बैंड कहीं बाहर जाते थे तो उनके काम को पूरा पूरा संभालती थीं। अगर किसी मर्चेंट की जल्दी डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को ही मेजर रोल प्ले करना पड़ता था। ह्यूमनिस्ट फीमेल्स में एक नाम था जो बहुत पॉपुलर था। वो थी बेनेटियन कैसेंड्रा फिडेल, जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी थी। उन्हें अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। ये मेनली एजुकेशन पे फोकस करती थी और अपनी आवाज़ उठाती थी उन मेल्स के खिलाफ जिन्होंने फीमेल्स को कभी आगे नहीं आने दिया। ऐसे ही एक और वुमेन थी, इजाबेला डिएस्टे। उन्होंने अपने पति के गुजरने के बाद पूरे स्टेट को चलाया था और वो स्टेट बहुत फेमस हुआ था। अगर आप उस समय की फीमेल्स की बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उनमें कितना पोटेंशियल था आगे आने का, वो भी ऐसी दुनिया में जहां मेल डोमिनेट करते थे। ठीक। अगला टॉपिक है चेंजेस विद इन क्रिश्चियनिटी। 15th और 16th सेंचुरी के बीच जब यूनिवर्सिटीज काफ़ी पॉपुलर हो गई, तब इटालियन स्कॉलर्स ने ग्रीक और रोमन कल्चर की धार्मिक किताबों पे गौर किया और देखा कि उनमें जो परंपराएं, जो नियम कानून लिखे हैं, वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं हैं। उन्होंने लोगों को बोला कि क्रिश्चियनिटी का जन्म जिन प्रिंसिपल्स पे हुआ था उन्हें ही फॉलो करो। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जैसे थॉमस मोर और इरास्मस को लगता था कि चर्च बहुत ही लालची बन चुके हैं और सिर्फ आम आदमी को डरा के रखना चाहते हैं और उनसे पैसे लूटना चाहते हैं। जब बाइबल लोकल लैंग्वेज में छपने लगी तो आम आदमी ने देखा कि जो बातें चर्च ने बता रखी हैं ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें चर्च द्वारा लगाए हुए टैक्सेस के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। सन 1517 में मार्टिन लूथर, जो एक जर्मन मॉन्क थे, उन्होंने चर्च के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि इंसान को भगवान के साथ जुड़ने के लिए किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है और इसी के साथ जर्मन और स्विस चर्च का संबंध टूट गया। स्विट्जरलैंड में उल्रिच zwingli और जीन कैल्विन ने मार्टिन लूथर के आइडियाज को ही फॉलो किया। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि चर्च ने बहुत सालों से इंसानों को दबा के रखा, पर हर ऑपरेशन का कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो इस केस में जब रेनेसांस या ह्यूमनिज्म पॉपुलर हुआ तो लोग जागरूक हुए। उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। जब उन्हें चीज़ें समझ आने लगी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है, और जब रियलाइजेशन हुई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में जो पेजेंट्स थे, जो फ्यूडलिज्म से परेशान थे, उन्होंने भी इक्वली पार्ट लिया क्योंकि वो भी अब जागरूक होने लगे थे। ये सब लोग बोलते थे कि भगवान ने हर इंसान को इक्वल बनाया है, तो हम क्यों चर्च को टैक्स पे करें, क्यों किसी की गुलामी करें। और जब राजाओं ने देखा कि लोग चर्च के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उन्होंने चर्च से रिश्ता तोड़ दिया और उन्हें अपने अंडर ले लिया। स्पेन में इग्नाटियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसका मेन काम था गरीब और पीड़ित लोगों की मदद करना और उन्हें नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक है द डेवलपमेंट इन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, द कोपर्निकन रेवोल्यूशन। अब चर्च की थ्योरीज अपने आप में ही बहुत वियर्ड थी। उनके अकॉर्डिंग अर्थ बना ही पाप करने के लिए था और अर्थ फ्लैट है क्योंकि वो पाप के बोझ से दब गया है, और अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है जहां सब प्लैनेट्स और सन इसके आसपास घूमते हैं। तो मतलब ये कुछ भी वाली थ्योरी थी जो सबको मानने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। कोपर्निकस ने बोला कि अर्थ बाकी प्लैनेट्स की तरह सन के आसपास चक्कर लगाती है। तो उसकी इस थ्योरी को किसी ने नहीं माना, बल्कि चर्च ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। मरने से पहले कोपर्निकस ने अपनी थ्योरी अपने स्टूडेंट को दे दी थी। तो उस टाइम लोगों ने उनकी थ्योरी को इसलिए नहीं माना, क्योंकि वो कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए, यानी कोई सबूत नहीं दे पाए। तो जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और एविडेंस प्रोवाइड किया, तब लोगों ने इस थ्योरी को माना। ऐसे ही
न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाई। तो इस सब साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन आ गया। तो जो लोग संदेह रखते थे चर्च की बातों में, उनकी नज़रों में नेचर ने भगवान को रिप्लेस कर दिया। एक नया आइडिया सामने आया डिस्टेंट गॉड का। मतलब कहीं ना कहीं भगवान तो है जो इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन वो नहीं जो यहाँ पे हमें प्रीस्ट वगैरह बताते हैं। डायरेक्टली ना सही, बट इनडायरेक्टली भगवान हमारी देखभाल करते हैं। इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटीज़ बन गई, जैसे रॉयल सोसाइटी लंदन जो 1662 में बनी, या पेरिस एकेडमी जो 1670 में बनी। ये साइंटिफिक लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे और लोगों को बताते थे उनके बारे में कि क्या रहा ये चीज़। अब आता है द कंसेप्ट ऑफ रेनेसांस। तो जो मॉडर्न राइटर्स हैं जैसे पीटर बर्क, उन्होंने बोला कि बर्कहार्ट ने जिस पीरियड को रेनेसांस का टाइटल दिया है वो पूरा सही नहीं है। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग एंड विजडम, और जो बर्कहार्ट ने पीरियड बताया वो सिर्फ ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन पे वैलिड है। रेनेसांस से पहले वाले पीरियड को डार्क एज और उसके बाद वाले पीरियड को एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहना पूरी तरह सही नहीं है। पीटर बर्क के अकॉर्डिंग रेनेसांस की शुरुआत 12th और 13th सेंचुरी से ही हो चुकी थी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताती हैं कि एशिया की टेक्नोलॉजी और स्किल्स का भी यूरोप के डेवलपमेंट में हाथ था। इस्लाम और मंगोल्स की एक्सपेंशन ने एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को यूरोप के साथ जोड़ दिया था। तो यूरोप को इंडिया, चाइना, ईरान और अरेबिया जैसी एडवांस सोसाइटी से बहुत चीज़ें सीखने को मिली थी। पर बहुत जल्दी ये सारा योगदान भुला दिया गया, क्योंकि यहाँ के राइटर्स सिर्फ यूरोप सेंटर्ड हिस्ट्री ही लिखना चाहते थे। 18th सेंचुरी के आते आते इंसान के पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए और सब लोगों को बराबर राइट्स मिलने लगे। यूरोप जो पहले यूनाइटेड था, बाद में लैंग्वेजेस के बेसिस पे छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया। अब ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए इन्हें सीक्वेंस में लिख दिया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके खुद के लिए लिखे गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।